ऑलराइट एवरीवन, तो आज हम लोग डाइव करने वाले हैं आपकी साइंस बुक के चैप्टर 7 में। बट वेट, इसको बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं पढ़ेंगे। हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे रिप्रोडक्शन की इस अमेजिंग दुनिया को। रेडी हो? सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल सोचो इस बारे में। जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, सांस लेना ज़रूरी है, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस एसेंशियल हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन, टेक्निकली एक ऑर्गेनिज्म उसके बिना भी जिंदा रह सकता है। तो फिर इतनी सारी एनर्जी इस पे वेस्ट क्यों करते हैं? गुड क्वेश्चन, राइट? ओके, तो ये है हमारा गेम प्लान आज का। पहले समझेंगे भाई ज़रूरत ही क्या है रिप्रोडक्शन की। फिर हम लाइफ के सीक्रेट कोड डीएनए को डिकोड करेंगे। उसके बाद एक सुपर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आएगा। और फाइनली हम देखेंगे कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के ऑसम सुपर पावर्स। चलो शुरू करते हैं। तो आते हैं उस पहले सवाल पे, व्हाई बॉदर? रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? देखो, ये किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, ये जरूरी है पूरी स्पीशीज के लिए, ताकि उसकी नस्ल आगे बढ़ती रहे। बस इतनी सी बात है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज खत्म। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये सब एक ही स्पीशीज के हैं। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं, राइट? और ये सब पॉसिबल है रिप्रोडक्शन की वजह से। बेसिकली रिप्रोडक्शन एक कॉपी मशीन की तरह है जो बच्चों को उनके पेरेंट्स जैसा बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये होता कैसे है? हाउ? वेल, इसका सीक्रेट छुपा है एक कोड में, एक मास्टर प्लान, एक ब्लूप्रिंट जो हर लिविंग चीज की बॉडी डिजाइन डिसाइड करता है। और इस ब्लूप्रिंट का नाम है डीएनए। सुना होगा आपने, राइट? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हर सेल के न्यूक्लियस में होता है। सोचो, ये एक रूल बुक की तरह है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि प्रोटीन्स कैसे बनाने हैं। और यही प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं कि आपके बाल काले होंगे या आंखें ब्राउन। तो रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक, सबसे पहला काम क्या है? सिंपल, इस डीएनए की एक फोटोकॉपी बनाना, एकदम ज़ेरॉक्स कॉपी। सेल कुछ केमिकल रिएक्शंस यूज करता है, डीएनए की 2 कॉपीज बनाता है, दूसरी कॉपी के लिए थोड़ा सा नया सामान भी बनाता है, और फिर फट 1 से 2 सेल्स बन जाते हैं। सिंपल एज। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। मैंने कहा कि डीएनए की कॉपी बनती है, पर क्या ये कॉपी हमेशा 100% परफेक्ट होती है? लेट्स फाइंड आउट। तो सच्चाई ये है कि बायोलॉजी में, इनफैक्ट लाइफ में, कुछ भी एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं होता। जब आप नोट्स कॉपी करते हो, कोई ना कोई गलती हो जाती है ना। सेम चीज़ यहाँ होती है। हर बार जब डीएनए कॉपी होता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। इन्हीं चेंजेस को हम कहते हैं वेरिएशंस। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, ये जो वेरिएशंस हैं, हो सकता है कि ये किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छी ना हो, नॉट ऑलवेज, लेकिन पूरी स्पीशीज के लिए ये एब्सोल्युटली जरूरी हैं। ये उनका सर्वाइवल टिकट है। तो इन अ वे, ये इम्परफेक्शन ही उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। क्रेजी, राइट? चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी क्लियर होगा। मान लो एक तालाब है जिसका पानी का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है, और उसमें लाखों बैक्टीरिया आराम से अपनी लाइफ जी रहे हैं। सब अच्छा चल रहा है। पर फिर अचानक बूम, मान लो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उस पानी का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है। पानी अब गर्म हो गया है। तो क्या होगा? ज्यादातर बैक्टीरिया बेचारे वो इस गर्मी को झेल नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन रुको, याद है वो वेरिएशंस, वो छोटी छोटी मिस्टेक्स? उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से शायद कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो गर्मी सह सकते हैं, हीट रेजिस्टेंट, और बस वही बच जाएंगे। और फिर वो आगे रिप्रोड्यूस करेंगे और एक नई हीट रेजिस्टेंट पॉपुलेशन बना लेंगे। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि यही वेरिएशंस एवोल्यूशन का फाउंडेशन है। यही वो चीज़ है जो किसी भी स्पीशीज़ को टाइम के साथ बदलने में, अडैप्ट करने में और अल्टीमेटली सर्वाइव करने में हेल्प करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, तो अब हमें क्यों और कैसे का बेसिक आइडिया मिल गया है। तो चलो अब कुछ एक्चुअल मेथड्स देखते हैं, स्पेशली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के कुछ ऑसम सुपर पावर्स। और सबसे पहला सुपर पावर है फिजन। यहाँ देखो, 2 एग्जाम्पल्स हैं बाइनरी फिशन के। लेफ्ट में है हमारा फेमस अमीबा। इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी प्लेन से 2 में टूट जाता है। लेकिन राइट में देखो, ये है लीशमेनिया। ये काला अजार कॉज करता है। इसकी बॉडी थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, इसका एक विप लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये ऐसे ही कहीं से भी नहीं टूट सकता। ये एक पर्टिकुलर लाइन से ही डिवाइड होता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स तो इस गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम।
ये 2 में नहीं बल्कि एक साथ बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एकदम एक्सप्लोसिव। इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन, एक से अनेक। पर रुको, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। फिजन ही एकलौता सुपर पावर नहीं है। चलो कुछ और अमेजिंग मेथड्स चेक करते हैं। फिजन के अलावा हमारे पास है फ्रैगमेंटेशन। यहाँ क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है स्पाइरोगायरा, वो बस टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है और हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। कूल। फिर है रीजेनरेशन, मतलब एक छोटे से पीस से पूरा नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हो जाना। और लास्ट में है बडिंग। यहाँ पेरेंट की बॉडी पे एक छोटा सा बड, एक कली जैसा निकलता है और वो ग्रो करके नया बन जाता है। चलो इस रीजेनरेशन वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं प्लेनेरिया के एग्जाम्पल से। ये बहुत अमेजिंग है। तो देखो, स्टेज 1, इमेजिन करो प्लेनेरिया किसी वजह से कई टुकड़ों में कट हो जाता है। अब स्टेज 2 में क्या होता है, हर एक टुकड़े के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। वो सुपर फास्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और एक मास ऑफ सेल्स बना लेते हैं। और फाइनली स्टेज 3 में हर एक पीस से एक पूरा का पूरा नया प्लेनेरिया बन जाता है। सोचो, 3 टुकड़े किए तो 3 नए प्लेनेरिया। कितना अमेजिंग है ना। लेकिन एक बात याद रखना, ये इसका नॉर्मल रिप्रोडक्शन का मेथड नहीं है। ये एक जिंदा रहने का तरीका है, एक सर्वाइवल स्किल है। अब आते हैं बडिंग पे। हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिजम्स ये यूज करते हैं और ये थोड़ा प्लान तरीका है। यहाँ देखो, पेरेंट की बॉडी से एक छोटा सा बड निकलता है, बिल्कुल एक छोटी सी कली की तरह। ये धीरे धीरे बड़ा होता है, एक मिनी हाइड्रा बन जाता है और जब तैयार हो जाता है तो बस पॉप, अपने पेरेंट्स से अलग होकर अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर देता है। तो एक चीज नोटिस किया आपने, आज हमने जितने भी तरीके देखे, फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, सब में सिर्फ एक ही पेरेंट्स था। एक से ही 2 बन रहे थे। पर सोचो, उस रिप्रोडक्शन का क्या जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? उसका क्या फायदा है? क्यों जरूरी है वो? यही है हमारा सवाल, जिसका जवाब हम ढूंढेंगे अपने नेक्स्ट एक्सप्लेनर में। सो स्टे ट्यून्ड। Hey everyone, and welcome back. Last time we looked at some really cool ways organisms reproduce. Today we're going to take that story forward and dive even deeper. So are you ready for part 2? Let's get started. You know, let's kick things off with a question. On one hand, you have a beautiful rose plant, and on the other, you've got that fuzzy mold that grows on old bread. Sounds super random, right? But believe it or not, they share a very interesting connection when it comes to reproduction. So what is it? Well, let's figure it out together in today's explainer. All right, first up, let's talk about plants. You know, they have some amazing superpowers, and one of them is what I like to call the copy-paste method. Basically, it means they can create a whole new plant from one of their own parts without needing any seeds. In science, we call this vegetative propagation. Check this out. This is a bryophyllum leaf. See those little notches on the edges? Tiny buds grow right out of them. Now, when this leaf falls on the ground, each one of those buds can grow into a complete new plant. How incredible is that? Seriously, no seeds, no fuss, just a leaf creating new life. It's like magic. Okay, how about a fun little experiment you can do at home? Let's call it the potato challenge. Go grab a potato. You'll see those little buds or eyes on it, right? Now, cut a few pieces that have a bud and a few that don't. Place all of them on some wet cotton and just watch them for a few days. So, what do you think will happen? You'll see that only the pieces with the bud will start sprouting new green shoots and roots. That's the potato's own copy-paste superpower in action. So, what's the big deal with this copy-paste method? Well, for starters, plants grown this way grow much faster, and they bear fruits and flowers earlier too. It's also super useful for plants that have kind of lost the ability to make seeds, like many varieties of banana, rose, or even grapes. And here's the most important part. The new plant is an exact genetic copy of its parent. A perfect clone. Now remember that question from the beginning? Let's meet our second character, Rhizopus, or as we all know it, bread mold. If you were to look at it under a microscope, you'd see these thread-like structures with tiny blobs on top. These blobs, called sporangia, are its secret reproductive weapons. Inside those sporangia are thousands, even millions of tiny spores. Spores are basically little reproductive cells that are covered by a thick, protective wall. This wall is like a survival suit. It protects them from harsh conditions. And as soon as they find a nice, moist surface, like a piece of bread, that wall breaks, and a new rhizopus starts to grow. So we've seen vegetative propagation and spore formation. Both are ways to reproduce asexually from a single parent. It's simple, it's fast, it works. Which brings up a really important question. If this method is so good, why did reproduction ever need to level up? Why would you fix something that isn't broken? I mean, really think about it.
If the copy-paste method is so efficient, where one parent can do the whole job, why on earth did nature come up with a remix version, sexual reproduction, which involves two parents? Why did life invent this much more complex and, frankly, much more complicated method? The answer comes down to one single powerful word: variation. Look, in asexual reproduction, the new organism is just a clone of the parent. There's almost no variation. But in sexual reproduction, DNA from two different parents combines, creating a unique offspring. This leads to high variation, and it's this variation that gives a species the best chance to survive in a changing environment. That's the real superpower. Okay, so for the sake of variation, life unlocked multiplayer mode, sexual reproduction. But this new mode came with a massive biological glitch, a huge problem that needed to be solved, the DNA double problem. Let's understand this with some simple math. Imagine each parent contributes 1 unit of DNA. If they combine to make a child, that child now has 2 units of DNA. Okay, so what happens when that child grows up and reproduces? Its kid will have 4 units of DNA, and the next generation would have 8, then 16. See the problem? The DNA would keep doubling with every generation until the cells just wouldn't be able to function anymore. So how did nature solve this? Nature came up with an absolutely brilliant cheat code called meiosis. This is a special type of cell division that only happens in the reproductive organs. And what it does is super smart. It creates special reproductive cells called germ cells or gametes that have only half the amount of DNA as normal body cells. Problem solved. Now let's take these big ideas and see how they play out in a real-world example we see almost every day: a flower. Let's do a walkthrough of a flower's top-secret reproduction mission. So here's the mission headquarters. The male reproductive part of the flower is called the stamen. And that part right in the center, the female reproductive part, is called the pistil, or sometimes the carpel. These are the 2 key players in our mission. The first step of the mission is called pollination. This is just the transfer of the male pollen grains to the female pistil. If this happens within the same flower, it's called self-pollination. But if the pollen travels from one flower to a different one, maybe carried by the wind, water, or a busy little bee, that's called cross-pollination. The moment a pollen grain lands on the sticky top of the pistil, called the stigma, the most critical part of the mission begins. From the stigma, this tiny pollen grain has to undertake a long journey down to the ovary to meet the female gamete waiting inside. So what happens is, the pollen grain starts to grow a tiny tube called a pollen tube. This tube grows all the way down through the style and reaches the ovary. The male gamete then travels down this tube, and finally, it reaches the ovule inside the ovary and fuses with the female gamete. This fusion is called fertilization, and the result is a single cell called a zygote. And with that, mission accomplished. After fertilization, the ovule develops a tough coat and becomes a seed, and the entire ovary ripens and becomes the fruit. Inside that seed is the tiny embryo of the future plant. The next generation is officially ready to go. Okay, moving on from plants, let's talk about the species we're probably most curious about: humans. We also reproduce sexually, of course. But for us, the whole process gets kick-started by a very important phase of life, called puberty. You can think of it as the body preparing for the main event. Puberty is essentially a major software update for the body. During this time, both boys and girls experience common changes, like hair growth in the armpits and pubic area, or oilier skin that can lead to pimples. Then there are more specific changes. In girls, breast development begins and the menstrual cycle starts. In boys, you see things like facial hair growth and the voice deepening or cracking. But why does all this happen during the teenage years? Well, think about it. Before this, all of the body's energy was focused on general growth, getting taller, bigger, stronger. Puberty is the phase when that general growth rate starts to slow down, and the body begins to redirect its energy towards maturing the reproductive tissues and organs. So what does all this mean? It means puberty isn't just a random set of physical changes. It's a deeply important biological process. It's the body's way of preparing itself for one of life's biggest responsibilities: the ability to create a new life. Now, what happens next in this process? For that, you'll have to wait for our next part. So, are you ready for the next level? Hey everyone, welcome. आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां हम ह्यूमन बॉडी की सबसे फैसिनेटिंग कहानी को समझेंगे। एक नई लाइफ शुरू कैसे होती है।
हम चैप्टर 7 के पार्ट 3 को एक्सप्लोर करने वाले हैं एंड आई प्रॉमिस यू इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। तो लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद अ क्वेश्चन जो आई एम श्योर आप सबके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा। आखिर टीनेज में अचानक से बॉडी में इतने सारे चेंजेस क्यों होने लगते हैं? आवाज बदलना, हाइट बढ़ना, ये सब इनके पीछे का साइंस क्या है? चलो पता करते हैं। सो ऑल दीज चेंजेस, थिंक ऑफ इट लाइक अ स्टार्टिंग सिग्नल फॉर अ रेस, और इस रेस का नाम है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी ही वो सिग्नल है जो बॉडी को कहता है, हे इट्स टाइम टू ग्रो अप। ये सेक्सुअल मैचुरेशन की तरफ पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्यूबर्टी और युवनारंभ? वेल, इट्स दैट इनक्रेडिबल पीरियड जब आपकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बन जाती है। क्यों? क्योंकि आपके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज यानी जनन ऊतक मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा कि इस टाइम पर हाइट बढ़ने की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी अब अपनी ज्यादातर एनर्जी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करने में लगा रही होती है। ऑलराइट, तो अब इस पूरे प्रोसेस के मेन एक्टर्स से मिलते हैं। ये हैं हमारी की प्लेयर्स, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। चलो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरुआत करते हैं। Okay, now I know this diagram might look a little complex at first, but don't worry, हम इसे piece by piece समझेंगे। Just think of it like a super efficient machine, जहाँ हर part का एक specific और बहुत ज़रूरी रोल होता है। You see, every single part here works like a team. जो testes हैं, यानी वृषण हैं, वो basically sperm factories हैं। और ये स्क्रोटम में इसलिए होते हैं क्योंकि sperm production के लिए body temperature से थोड़ा कम temperature चाहिए होता है। फिर आती है वास डिफरेंस, जो एक हाईवे की तरह है, जो स्पर्म्स को आगे ट्रांसपोर्ट करती है। रास्ते में प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल्स जैसे ग्लैंड्स इसमें एक स्पेशल फ्लूइड मिक्स करते हैं स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देने के लिए और उनका ट्रैवल आसान बनाने के लिए। और फाइनली यूरिथ्रा, जो स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए एक कॉमन एग्जिट पॉइंट। Alright, so that was the male system. Now let's flip the coin and take a look at the female reproductive system. Let's see how it's designed and how it works. So in the female system, the key players हैं ovaries यानी अंडाशय जो eggs produce करती हैं। And get this is an amazing fact. एक लड़की जब पैदा होती है उसके पास already thousands of immature eggs होते हैं। फिर है oviduct जिसे fallopian tube भी कहते हैं। यही वो जगह है जहाँ sperm और egg आकर मिलते हैं। यूटरस या गर्भाशय एक सुपर इलास्टिक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ बेबी डेवलप होता है, और वजाइना वो पैसेज है जहाँ से स्पर्म्स बॉडी में एंटर करते हैं। Okay, so we've met the male and female systems. But what happens when their germ cells, the sperm and the egg, actually meet? Well, this is it. This is where the whole journey of a new life really begins. And this slide maps out that incredible journey step by step. सबसे पहले स्पर्म्स वजाइना में एंटर करते हैं। वहां से उनके लिए एक लंबा सफर शुरू होता है, ओविडक्ट तक स्विम करके जाना। अगर वहां उन्हें एक एग मिल जाता है तो एक लकी स्पर्म उसके साथ फ्यूज कर जाता है। इससे बनता है जाइगोट। ये जाइगोट फिर डिवाइड होना शुरू होता है, एक एम्ब्रियो बनाता है और यूटरस की तरफ ट्रैवल करके उसकी मोटी कोजी लाइनिंग में जाकर सेटल हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। Now once that embryo is settled in, something truly amazing forms. It's called the placenta. ये एक स्पेशल डिस्क जैसा टिश्यू है जो मदर और एम्ब्रियो के बीच एक ब्रिज का काम करता है। ये डेवलपिंग बेबी को मदर के ब्लड से सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन देता है और सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। ये लिटरली बेबी की लाइफलाइन है। और इस पूरे प्रोसेस में एक बच्चे को मदर की बॉडी के अंदर पूरी तरह से डेवलप होने में लगभग इतना टाइम लगता है, अराउंड 9 months। बट ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी हर महीने नहीं होती। सो आप सोच रहे होंगे कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तब बॉडी में क्या होता है। चलो अब इसके बारे में जानते हैं। So think of the uterus lining as having 2 possible paths each month, and this slide shows them perfectly. हर महीने यूटरस अपने अंदर एक मोटी कुशन लाइनिंग तैयार करता है, सोचकर कि अगर एम्ब्रियो आ गया तो उसे नरिश कर सके। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये लाइनिंग प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो इस एक्स्ट्रा लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं रहती, तो ये धीरे धीरे ब्रेक डाउन हो जाती है। इस मंथली साइकिल को, जिसमें यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक डाउन होकर बॉडी से बाहर निकलती है, उसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या ऋतुधर्म। ये आमतौर पर 2 से 8 दिन तक चलता है। एंड इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, दिस इज अ कम्प्लीटली नेचुरल एंड हेल्दी प्रोसेस। ये इस बात का साइन है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। ओके, सो हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? ये सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए नहीं है, राइट? इस बायोलॉजी को समझना
हमारी हेल्थ, हमारे चॉइसेस और कुछ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीधा जुड़ा हुआ है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अ रियली क्रूशल पॉइंट। सिर्फ इसीलिए कि बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो गई है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि माइंड भी सेक्सुअल एक्ट्स के लिए या बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने की इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है। फिजिकली रेडी होना और मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली रेडी होना दो बहुत अलग चीजें हैं, और इसीलिए अनप्रोटेक्टेड सेक्स से जुड़े हेल्थ रिस्क्स के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। पहला है अनवांटेड प्रेगनेंसी का रिस्क और दूसरा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या एसटीडीज। ये ऐसी डिजीजेस हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकती हैं। इनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे गोनोरिया और सिफिलिस हैं, और वायरल इन्फेक्शंस जैसे वॉट्स और सबसे सीरियस HIV एड्स। और देखो, अगर आपके मन में इसको लेकर कोई भी सवाल या डाउट है तो किसी ट्रस्टेड एडल्ट या डॉक्टर से बात करने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। नाउ, इन रिस्क से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधन के कई मेथड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्डम, जो एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है और स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकता है। ओरल पिल्स हैं जो हार्मोनल लेवल पे काम करके एग को रिलीज होने से ही रोक देती हैं। कॉपर टी जैसे डिवाइसेस हैं जिन्हें यूट्रस में प्लेस किया जाता है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो पाए। और फिर आते हैं सर्जिकल मेथड्स जैसे वैसेक्टमी फॉर मेल्स एंड ट्यूबेक्टमी फॉर फीमेल्स, जो स्पर्म या एग के रास्ते को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। एंड सो मैं आपको इस फाइनल सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो हमारी साइंस टेक्स्ट बुक से भी आगे जाता है। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के अलावा रेडी होने का असली मतलब क्या है? अपनी हेल्थ, अपने फ्यूचर और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचना, ये सब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस पर जरूर सोचना। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे।